हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। आज हमें पोटेंशियोमीटर में क्या क्या पढ़ना है वो पहले देख लेते हैं। फर्स्ट, द रिक्वायरमेंट ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्यों ज़रूरी है, ठीक है। सेकेंड, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, मतलब पोटेंशियोमीटर है वो कौन से बेस पे काम करता है। थर्ड, एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर, उसमें दो है, उसमें एक कंपैरिजन ऑफ टू सेल्स और दूसरा है टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ठीक है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, द रिक्वायरमेंट ऑफ पोटेंशियोमीटर, व्हाई डू वी नीड पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो एक छोटी सी बात से स्टार्ट करते हैं कि आपको पता है कि एक सेल है, ओके, सेल का कोई ना कोई इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, वो अंदर का मटेरियल है उसका रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रोलाइट का। बट यहाँ पे मैं बाहर यहाँ पे थोड़ा दिखा देता हूँ। चलो, ये सेल का ईएमएफ ई, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस आर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ईएमएफ मेजर करना है। ठीक है, अब ईएमएफ ऐसी क्वांटिटी है जो कभी हम मेज़र नहीं कर सकेंगे, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर है वो ईएमएफ या तो वोल्टेज जो कुछ भी है वो मेज़र नहीं करता, वो कैलकुलेट करता है। और उसका कैलिब्रेशन ऐसे किया गया हुआ है कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिले। जैसे कि कोई वेइंग मशीन है तो आप उसके ऊपर खड़े रहते हो, ठीक है ना, तो आपका मास मिलता है ना आपको, सपोज 50 किलोग्राम 60 किलोग्राम। एक्चुअल में मेजर क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मतलब आंसर आना चाहिए न्यूटन में, वो डिवाइड बाय जी करके वहाँ पे वैल्यू दिखा देते हैं, आपको मिल जाता है आंसर मास में। ठीक है ना, तो यहाँ पे मुझे ईएमएफ मेजर करना है। मेरे पास एक ही डिवाइस है, कौन सी, वोल्ट मीटर। मैंने वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया। अब ये बैटरी का एक्चुअल ईएमएफ था 10 वोल्ट, बट यहाँ पे वोल्ट मीटर दिखाएगा 9.8 वोल्ट, तो बाकी के 0.2 वोल्ट किधर गए। तो वोल्ट मीटर में एक प्रॉब्लम है, जब भी हम किसी डिवाइस के साथ वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं ये क्लोज पाथ कंप्लीट कर देता है। अब ये क्लोज पाथ कंप्लीट हुआ तो ये डायरेक्शन में करंट फ्लो होना स्टार्ट कर दिया, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसके अगेंस्ट भी कोई ना कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो यहाँ पे आईआर ड्रॉप हुआ होगा 0.2 वोल्ट। मतलब ये कैलकुलेट होके फिर यहाँ पे आपको आंसर मिलता है वोल्ट मीटर में। इसका मतलब क्या कि वोल्ट मीटर कभी भी आपको एक्चुअल ईएमएफ मेजर करके नहीं देगा। एक्चुअल ईएमएफ आपको कभी भी वोल्ट मीटर की हेल्प से नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो मिल रहा है वो टर्मिनल वोल्टेज है, V = E - IR। पोटेंशियोमीटर की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि वोल्ट मीटर है वो बैटरी का ईएमएफ मेजर नहीं कर सकता। क्यों, लिमिटेशन क्या है कि वोल्ट मीटर आप कनेक्ट करो, क्लोज पाथ कंप्लीट हो गया, करंट फ्लो होना स्टार्ट कर दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस एक्टिवेट हो गया और वहाँ पे कोई ना कोई पोटेंशियल ड्रॉप आपको मिल गया। ठीक है, तो अगर मुझे ईएमएफ है वो मेज़र करना है, जो कि मेज़र तो हम कभी कर नहीं सकते, हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो अगर मुझे ईएमएफ चाहिए तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये जो वोल्टेज है वही बन जाए ईएमएफ। अब ये करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आईआर को 0 करना पड़ेगा। अब आईआर को 0 करना है तो समझो दो ऑप्शन है मेरे पास, मैं या तो करंट को 0 कर दूं या तो इंटरनल रेजिस्टेंस को 0 कर दूं। अब इंटरनल रेजिस्टेंस किसकी वजह से जनरेट हुआ है, तो बैटरी के अंदर जो हमने इलेक्ट्रोलाइट रखा हुआ है उसकी वजह से, मतलब जो मीडियम है उसकी वजह से। अब वो इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो केमिकल सॉल्यूशन है उसको तो हम हटा नहीं सकते, अगर उसको हटा दिया तो फिर बैटरी है ही नहीं। ठीक है, मतलब हम इंटरनल रेजिस्टेंस को मिनिमाइज कर सकते हैं बट जीरो नहीं कर सकते। इंटरनल रेजिस्टेंस को हम मिनिमाइज कर सकते हैं बट जीरो नहीं कर सकते। जीरो किसको कर सकते हैं, करंट को। तो हमें कोई ऐसी डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी जो नल डिफ्लेक्शन पे काम करती हो, जैसे व्हिटस्टन ब्रिज, मीटर ब्रिज। ठीक है, बट वहाँ पे हम सिर्फ रेजिस्टेंस को कंपेयर करते थे, तो हमने बना दिया पोटेंशियोमीटर जो नल डिफ्लेक्शन पे वर्क करेगा, मतलब
करंट 0 होगा तब आपको वोल्टेज मेज़र करके देगा। और हम ऐसी ट्राई करेंगे कि पैरेलल में आ जाए बैटरी, तो बैटरी का ईएमएफ मिल जाए। ठीक है। वोल्ट मीटर बिल्कुल काम नहीं कर सकता क्योंकि करंट आपको 0 करना है, और वोल्ट मीटर आप कनेक्ट करो, करंट आपको कोई ना कोई मिलेगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि पोटेंशियोमीटर की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि वोल्ट मीटर है वो बैटरी का ईएमएफ मेज़र नहीं कर सकता। पोटेंशियोमीटर है वो नल पॉइंट पे वर्क करता है, मतलब वहाँ पे करंट हम 0 कर सकते हैं, और करंट 0 करने से हमें जो वोल्टेज है वो एग्जैक्टली इक्वल टू मिलेगा ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, चलो, तो ये सब समझ के रखो। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो अभी बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं पोटेंशियोमीटर। तो थोड़ा यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। पोटेंशियोमीटर में आप दो टाइप की सर्किट्स देखोगे, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। सबसे पहले आपको समझना है प्राइमरी सर्किट को, उसके बाद सेकेंडरी सर्किट। ठीक है, हम यहाँ पे प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं तो सिर्फ प्राइमरी सर्किट बनाएंगे। यहाँ पे आप सेफ्टी के लिए की रखना चाहो तो रख सकते हो। ओके, यहाँ पे ए से लेके बी तक ये जो वायर है वो है रेजिस्टिव वायर। कितना देखो, यहाँ तक है वो आप प्योर अच्छा सा कंडक्टर है ऐसा समझ लो। ए से लेके बी तक यहाँ पे जो मैंने वायर ड्रॉ किया है वो रेजिस्टिव वायर है, और जिसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है, मतलब हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे मटेरियल भी एक ही है पूरा, और सभी जगह पे हमने क्रॉस सेक्शन भी सेम मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, चलो, तो फिर यहाँ का ईएमएफ ले लेते हैं ई, यहाँ का इंटरनल रेजिस्टेंस आर, और ये हमने रेजिस्टेंस बॉक्स में से एक रेजिस्टेंस चूज किया है कैपिटल आर। ठीक है, अब समझो यहाँ पे जो ए बी है वो लेंथ एल है, ए बी है वो लेंथ एल है। ठीक है, रो है वो हम यहाँ पे लेने वाले हैं रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। रो हमने नाम दे दिया है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ के लिए। ठीक है, सपोज यहाँ पे कहीं पे आप सेकेंडरी सर्किट आप लगाओगे और आपको नल पॉइंट मिलेगा, सपोज यहाँ पे नल पॉइंट को आप सी नाम दे सकते हो, कोई भी नाम दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे नल पॉइंट मिलता है, इसका मतलब क्या कि सपोज मैं यहाँ पे बैटरी लगा दूँ। अब ये आपको पोटेंशियोमीटर अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने लगा दिया गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर में से करंट पास हो रहा है वो क्या हो गया, 0। अब ये बैटरी का जो ईएमएफ है वो ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। बट इंटरनल रेजिस्टेंस को जब तक करंट नहीं मिलेगा उसका कोई काम ही नहीं है, वो वोल्टेज ड्रॉप करेगा ही नहीं। मतलब क्या हुआ कि ये बैटरी का यहाँ पे जो ईएमएफ है वो बन जाएगा एंडिंग पॉइंट का टर्मिनल वोल्टेज। मतलब वोल्टेज अक्रॉस एसी है वही क्या बन गया, ईएमएफ ई। क्यों? क्योंकि बैटरी का एक एंडिंग पॉइंट ए पे था और दूसरा एंडिंग पॉइंट सी पे है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि मैं यहाँ का ईएमएफ डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकता, बट मैं अगर कैसे भी करके ये वायर में यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेजर कर लूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस ये है वही बन जाएगा ईएमएफ, क्योंकि ये ब्रांच और ये बैटरी वाली ब्रांच दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है। ठीक है, और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहते हैं।
या फिर ऐसा समझ लो कि ये वायर के लिए एंडिंग पॉइंट क्या है, ए एंड सी, तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा VA माइनस VC। और ये EMF के लिए भी एंडिंग पॉइंट ए एंड सी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा VA माइनस VC सेम। और यहाँ का जो बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज है वही बन जाएगा EMF। क्यों? क्योंकि करंट जीरो है, इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है। बस ये काम है पोटेंशियोमीटर का, ठीक है। बट अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो ये सेकेंडरी सर्किट है जिसको हम हटा देते हैं। प्राइमरी सर्किट की जो प्रॉपर्टीज़ है वो सेकेंडरी सर्किट पे डिपेंडेंट नहीं है। मतलब आप सेकेंडरी सर्किट में चाहे जो चेंज करो, आप काम करने वाले हो नल डिफ्लेक्शन पे, तो प्राइमरी सर्किट के ऊपर उसकी कोई इफेक्ट नहीं होगी, ठीक है। चलो अब बात करते हैं करंट की। सबसे पहले हम लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। चलो, इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू गिवन सर्किट इक्वल टू, सर्किट में देखो पूरा सीरीज कनेक्शन है। ये EMF बैटरी, यहाँ से ये पूरा रजिस्टर RAB, और यहाँ पे एक R और यहाँ पे एक स्मॉल r, ठीक है। मतलब रेजिस्टेंस है 3 यहाँ पे। एक रेजिस्टेंस होगा ये रेजिस्टिव वायर AB का, एक ये R, एक ये स्मॉल r, तीनों सीरीज में है। किसके साथ? बैटरी E के साथ। क्लियर? तो EMF डिवाइड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r प्लस RAB, रेजिस्टेंस ऑफ AB वायर। ये AB क्या है? लेंथ L है, ठीक है। कैपिटल L हमने लेंथ लिया हुआ है। यहाँ पे जो नल पॉइंट है C, उसके लिए लेंथ ले लेते हैं स्मॉल l। नल पॉइंट C के लिए A से लेके C तक का डिस्टेंस हम ले लेते हैं स्मॉल l। क्लियर? ओके। तो ये E डिवाइड बाय R प्लस स्मॉल r प्लस रो इंटू कैपिटल L में लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि रो क्या है? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इंटू गिवन लेंथ कर दो तो आपको टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। किसका? ये वायर AB का, ठीक है। तो यहाँ से पास होने वाला करंट था I, वो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। देखो, ये हर एक क्वांटिटी आपके लिए नॉन है। EMF E, तो यहाँ पे जो सेल रखा है उसका EMF आपको पहले से पता होगा। कैपिटल R पता है, स्मॉल r पता है, ठीक है। ये वायर की प्रॉपर्टी मतलब रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ भी पता है और टोटल लेंथ भी पता है। ओके, ये प्रैक्टिकल है, मतलब जो फिजिक्स प्रैक्टिकल में आता है वैसा डायग्राम है। आप अगर एग्जाम में आपको शायद ऐसा भी देखने को मिले कि यहाँ पे डायरेक्ट AB कनेक्ट कर दिया है, तो ये पूरा रेजिस्टिव वायर बन जाएगा A से लेके B तक, ऐसा सीधा, ऐसे घुमा के नहीं देंगे, ठीक है। हो सकता है। चलो, अब हमें फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड C, क्योंकि हमारा मेन टारगेट तो यही है। ओके, तो वो हो गया VL, वोल्टेज फॉर लेंथ स्मॉल l, क्योंकि AC लेंथ हमने लिया है स्मॉल l। तो इक्वल टू आप I इंटू रेजिस्टेंस ऑफ स्मॉल l लेंथ कर सकते हो, कर सकते हैं ना। ओके, अब I की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? तो यहाँ पे हमने इक्वेशन बनाया ER, ये स्मॉल r, ये रो l। ओके, रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ L, तो उसमें रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इंटू गिवन लेंथ कर दो, मतलब रो इंटू स्मॉल l। ओके, तो यहाँ पे EMF रो R, स्मॉल r, रो L, ये सब कांस्टेंट को मैं एक साथ ले लेता हूँ। जो वेरिएबल है वो स्मॉल l है, ठीक है ना। मतलब ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो प्राइमरी सर्किट की प्रॉपर्टी है, और ये जो स्मॉल l है वो डिपेंड करेगा सेकेंडरी सर्किट पे। मतलब यहाँ पे आप कितना EMF लगाते हो उससे पता चलेगा कि यहाँ पे नल पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे या यहाँ पे। क्लियर?
तो यहाँ पे आप बोल सकते हो VL इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू लेंथ, तो VL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो गया। ठीक है, ये जो कांस्टेंट है उसको हम नाम दे देते हैं फाई। ठीक है, तो मैं लास्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये जो VL है इक्वल टू बनेगा फाई इंटू L, हेल्स VL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। और ये है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर में वोल्टेज अक्रॉस एनी टू पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन दैट टू पॉइंट्स। मतलब वोल्टेज अक्रॉस एनी लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो आप इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे जॉकी को यहाँ से आगे शिफ्ट कराते जाओगे वैसे 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 ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। ग्रेजुअली मतलब हर एक स्मॉल चेंज इन पोजीशन के लिए ये वोल्टेज इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे आप ऐसे आते जाओगे ये वोल्टेज इंक्रीज होता जाएगा। और जहाँ पे वोल्टेज है वो अक्रॉस में कनेक्टेड जो बैटरी है उसका EMF जितना हुआ वहाँ पे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, तो ये फाई है वो क्या है, अब फाई को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। अब ये फाई क्या है, तो फाई इक्वल टू आप लिख सकते हो VL डिवाइड बाई L, मतलब वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, इसलिए नाम दिया गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। फाई को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। क्लियर। और फाई आपको कैसे मिलेगा, फाई आपको मिलेगा E रो डिवाइड बाई R प्लस स्मॉल r प्लस रो L। फाई का फॉर्मूला बनेगा E रो डिवाइड बाई R प्लस स्मॉल r प्लस रो L। अब यहाँ पे फाई में जो इक्वेशन है उसमें क्या क्या है वो समझ के रखो। EMF आपको लेना है प्राइमरी सर्किट का, इंटरनल रेजिस्टेंस है उसी सेल का लेना है, ये कैपिटल R है वो EMF के साथ मतलब सेल के साथ सेफ्टी के लिए जो रेजिस्टेंस रखा है उसका रजिस्टर लेना है, और रो है वो रेजिस्टिविटी नहीं है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है वो भी याद रखना है आपको। ठीक है, चलो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लेके रखो, नोट्स में कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब आ जाता है एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। उसमें फर्स्ट एप्लीकेशन है टू कंपेयर EMFs इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल्स। ठीक है, अलग अलग सेल्स के आप EMF कंपेयर करना चाहते हो। तो प्राइमरी सर्किट एज इट इज रहेगी, प्राइमरी सर्किट एज इट इज रहेगी, कोई फर्क नहीं है, करंट भी यहाँ पे उतना ही फ्लो करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ, सेकेंडरी सर्किट लगा रहा हूँ। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि यहाँ का EMF है E1, पैरेलल में दूसरा एक EMF लगा दिया E2। और यहाँ पे मैंने रख दी है स्विच, और यहाँ पे भी मैंने रख दी स्विच, और यहाँ से मैंने उठा लिया गैल्वेनोमीटर G। इनिशियली हम मान के चलते हैं कि फर्स्ट की है वो क्लोज्ड है, मतलब ये की है वो K1 और दूसरी की है वो K2, और मुझे नल पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है। जब मैं सेकेंड की क्लोज करूँगा तब सपोज मुझे नल पॉइंट है वो यहाँ पे मिले, कहाँ पे, तो ये पोजीशन को हम नाम दे देते हैं C1 और ये पोजीशन को नाम दे देते हैं C2। कुछ करना नहीं है, जो की है उसको यहाँ पे अलग अलग जगह पे उठा के रखते जाओ, और जो कि जहाँ पे आएगी वहाँ पे सपोज यहाँ पे आई और गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन आया वहाँ पे रुक जाओ, फिर ये लेंथ मेज़र कर लो, और लेंथ मेज़र कर लोगे तो यहाँ पे मैंने लिख दिया AC1 इक्वल टू L1 और AC2 इक्वल टू L2 लेंथ। ठीक है, चलो अब सिंपल बात है,
कि फर्स्ट केस में ऐसा ले रहा हूँ जहाँ पे मैं K1 जो स्विच है उसको क्लोज्ड रखता हूँ और K2 है वो ओपन है। K1 स्विच को मैंने क्लोज किया हुआ है और K2 स्विच को मैंने ओपन रखा है। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकली A एंड C1 के बीच में कनेक्ट कौन हुआ? सिर्फ E1। E2 के लिए तो वैसे भी ये ओपन सर्किट है, ठीक है। अब E1 है वो यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा था, कब? जब तक हमें नल पॉइंट नहीं मिल रहा था। जैसे ही हम जोकी को यहाँ पे लाके रखे, नल पॉइंट मिल गया, IG इक्वल टू 0 बन गया। मतलब ये A और C के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बनेगा इसका EMF। इंटरनल रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे करंट है वो 0 है। तो एकदम सिंपल, वोल्टेज बिटवीन AC1 इक्वल टू क्या बन गया? E1 और इक्वल टू क्या बनेगा? 5 इंटू L1। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर आप याद करो, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और जो कांस्टेंट आ रहा था वो क्या था? फाई क्या था? पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या? पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। ओके। और इस बार जो जेईई एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो तो बहुत ही सिंपल था। कितना सिंपल था देखो, ऐसी ही कोई बैटरी थी, उसका EMF दे के रखा था, समथिंग 1.51 वोल्ट समथिंग था, और आपको लेंथ दी हुई थी, और लेंथ थी 51 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको फाइंड करना था पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल टू क्या होता है? वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, और वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है? नल पॉइंट के पास EMF। तो इन दोनों का डिवीजन कर दो, आपका आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ओके, अब सेकेंड थिंग, मैं K2 को क्लोज कर रहा हूँ। इस बार मैं किसको क्लोज कर रहा हूँ? K2 को, और K1 है वो मैं ओपन रख रहा हूँ। K2 क्लोज्ड और K1 हमने रखा है ओपन, और तब मुझे नल पॉइंट मिलता है वो C2 पे। AC2 लेंथ है वो L2 है। तो यहाँ पे वोल्टेज बिटवीन AC2 बन जाएगा EMF ऑफ सेकेंड सेल, और इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू L2, इक्वेशन 2। एकदम इजी। दोनों का रेशियो ले लो, तो आप क्या करोगे? इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 करोगे तो E1 बाई E2 इक्वल टू आपको मिलेगा L1 बाई L2, है ना। तो आप ऐसे दो सेल है उसका EMF कंपेयर कर सकते हो। अगर एक सेल का EMF आपको पता है तो दूसरे सेल का EMF आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। चलो, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कि अगर आपको कोई ऐसी कंडीशन दी जाए जिसमें दो सेल एक ही ब्रांच में रखे हैं, E1 एंड E2, ठीक है। यहाँ तक आप पहले स्क्रीनशॉट तो ले ही लो, फिर मैं इसी में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेके रखो। ओके, तो ऐसा भी आ सकता है कि हमने पहले दो सेल को हेल्पिंग कंडीशन में रखा। हेल्पिंग मतलब ऐसे, दोनों का करंट एक ही डायरेक्शन में, E1 E2, और दूसरी बार वही सेल को ऑपोजिंग कंडीशन में रखा, मतलब वही सेल है E1 और E2। देखो यहाँ पे आप देखोगे तो E1 का करंट लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है, E2 का भी लेफ्ट हैंड साइड, तो दोनों हेल्पिंग कंडीशन में है। यहाँ पे E1 का करंट राइट हैंड साइड और E2 का लेफ्ट हैंड साइड, तो दोनों ऑपोजिंग कंडीशन में है। अब ऐसी सिचुएशन में आपको दो नल पॉइंट दिए हैं, सपोज नाम अलग दे देते हैं, नाम दे देते हैं L3 L4, नाम दे देते हैं L3 L4। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? तो आपको करना है सबसे पहले E1 प्लस E2 डिवाइड बाई E1 माइनस E2। हेल्पिंग कंडीशन के लिए आपको नल पॉइंट मिला था L3, और ओपोजिंग कंडीशन में जब कनेक्ट किया तब नल पॉइंट मिला था L4, बट ऑपोजिट है इसलिए दोनों का EMF सब्ट्रैक्ट होके जो रिजल्टेंट EMF बनेगा वो बनेगा इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब ये C3 नाम दे देते हैं यहाँ पे,
C4, AC3 AC4। तो आपको लिखना पड़ेगा E1 प्लस E2 डिवाइड बाई E1 माइनस E2 इक्वल टू L3 डिवाइड बाई L4, और कंडीशन ऐसी होगी कि E1 इज ग्रेटर देन E2। ठीक है, और इसी की हेल्प से आप फर्दर डिराइव करो तो आपको अगर E1 डिवाइड बाई E2 चाहिए तो मिल जाएगा L3 प्लस L4 डिवाइड बाई L3 माइनस L4। ठीक है, ये ऐसा भी क्वेश्चन एक बार जेईई में आया था जिसमें दो सेल्स को पहले हेल्पिंग कंडीशन में रखा था, फिर ऑपोजिंग कंडीशन में रखा था। आपको E1 बाई E2 रेशियो फाइंड करना था बस, और लेंथ आपको दी हुई थी, एक थी 120 और एक थी 80, वैल्यू मुझे याद है। तो L3 आपको दिया हुआ था, L4 आपको दिया था। सिंपल था, यहाँ पे ऊपर एडिशन करते 200, नीचे सब्ट्रैक्शन करते 180 माइनस 80, सॉरी 120 माइनस 80 दैट इज 40, और आपको E1 बाई E2 मिल जाता 5 डिवाइड बाई 1, ये आंसर था। E1 बाई E2 आपको मिल जाता 5 डिवाइड बाई 1। ठीक है ना, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये हो गया टू कंपेयर ईएमएफ्स ऑफ सेल्स। अभी एक और एप्लीकेशन बाकी है टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, वो हम अभी डिस्कस करते हैं। ओके, तो एक और एप्लीकेशन टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। अब इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो इंटरनल रेजिस्टेंस को एक्टिवेट करना पड़ेगा, और उसके लिए बैटरी में से आपको करंट को पास कराना पड़ेगा। ठीक है ना, तभी वो बाहर निकल के आएगा और अब बोलेगा कि भाई साहब मेरी वैल्यू ये है। ठीक है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर आपको ढूंढ निकालनी है तो कंपलसरी वहाँ से करंट को पास कराना है, तभी वो बाहर निकलेगा और IR वो रिजल्ट के फॉर्म में आपको मिलेगा। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखना है बस, और उसी वे में आपको यहाँ पे क्या करना है, सर्किट कनेक्ट करनी है। तो चलो यहाँ पे मैंने कर दिया एक EMF E और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r को कनेक्ट। उसके पैरेलल में मैं यहाँ पे एक रजिस्टर रख रहा हूँ कैपिटल R, ये है कैपिटल R, और मैंने यहाँ पे एक ही स्विच रखी और यहाँ से कनेक्शन ले लिया। ये स्विच है K। यहाँ पे आपको अगर स्विच सेफ्टी के लिए रखनी है रख सकते हो, जिसको आप नाम दे सकते हो K डैश। ठीक है, और वो स्विच अभी तो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसलिए क्लोज्ड है। यहाँ पे EMF एक ही है इसलिए E नाम दिया और यहाँ पे R नाम दिया, तो यहाँ के नाम चेंज कर देते हैं, E डैश, स्मॉल r डैश, कैपिटल R डैश, क्योंकि यहाँ पे भी कैपिटल R है। ठीक है, इनिशियली हम ये स्विच कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, और ये गैल्वेनोमीटर के साथ सपोज हमें रिजल्ट मिला ये C1, और जब हमने कनेक्ट की तब सपोज यहाँ पे कहीं पे मुझे मिला नल पॉइंट C2। ये मैंने ज़्यादा दूर क्यों रखा, उसका भी रीज़न है कि फर्स्ट टाइम जब आप स्विच कनेक्ट नहीं करोगे तब यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब बैटरी का EMF मिलेगा, और EMF की वैल्यू टर्मिनल वोल्टेज से ज़्यादा होती है, क्योंकि V इज इक्वल टू E माइनस IR फॉर्मूला है। तो EMF की वैल्यू है वो टर्मिनल वोल्टेज से ज़्यादा रहती है, इसलिए मैंने C1 है वो यहाँ पे लगाया है। EMF में से कुछ माइनस होगा तब मिलेगा टर्मिनल वोल्टेज, और टर्मिनल वोल्टेज ये C2 पॉइंट दिखाएगा। कैसे वो देखते हैं, अब समझो कि इनिशियली स्विच मैंने रखी है ओपन, मतलब स्विच K है वो ओपन है, तब की ये बात है, तब ये बाहर का रजिस्टर कनेक्टेड नहीं है। गैल्वेनोमीटर में ऑलवेज करंट रहेगा 0, तभी तो हम यहाँ पे बोलते हैं नल पॉइंट है। और AC1 लेंथ है वो L1 है, AC2 लेंथ है वो L2 है। और हमें अभी जब K ओपन किया हुआ है, ओपन रखा हुआ है, तब मतलब सिर्फ EMF मतलब सेल कनेक्टेड है, तब हमें मिल रहा है नल पॉइंट C1, तो उसी पे फोकस करेंगे। ठीक है, और एग्जाम में न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन के लिए भी आपको याद रखना है कि जब ओनली सेल कनेक्टेड है तब की जो लेंथ है उसको L1 नाम देना है, अगर फॉर्मूला में यूज करना है तो, और जब रेजिस्टेंस हम कनेक्ट कर देते हैं और तब जो नल पॉइंट मिलता है उसकी लेंथ आपको लेनी है L2। ठीक है,
वहाँ पे तो सिर्फ डायरेक्ट आपको वैल्यू दी जाएगी ना कि जब हमने बैटरी कनेक्ट की नल पॉइंट मिला वो 52 सेंटीमीटर पे मिला, और उसके बाद जब हमने बैटरी के साथ रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया, स्विच क्लोज कर दी और तब हमें जो नल पॉइंट मिला वो 30 सेंटीमीटर पे मिला। तो किसको L1 नाम देना है, किसको L2 नाम देना है, वो आपको डिफाइन करना है। तो थियरी अगर अच्छे से समझे हो तभी आप नाम दे पाओगे ना। ठीक है, के ओपन रखा तो सिर्फ ये सेल कनेक्ट हुई तो A और C1 के बीच में जो टर्मिनल वोल्टेज बनेगा VAC1 वो बनेगा बैटरी का EMF, क्योंकि अभी तक बैटरी में से कोई करंट पास नहीं हुआ है, R एक्टिवेट नहीं हुआ है। ठीक है, और वो सेल ये जो E मिला वो आपको मिलेगा 5 × L1 इक्वेशन 1। ठीक है, अब बात करते हैं स्विच क्लोज्ड के। जो स्विच है उसको हमने क्लोज करके रखा। ओके, इसको क्लोज कर दिया तो यहां पे करंट 0 मिल रहा है। वैसे ही आप नल पॉइंट सेट कर रहे हो C2 पे, यहां से करंट नहीं निकलेगा, मतलब यहां से करंट ना तो कोई एंटर हो रहा है ना तो यहां से बाहर निकल रहा है। बट जब आपने ये स्विच क्लोज कर दी तब ये अंदर अंदर करंट घूमेगा। ठीक है ना, और वो करंट को सपोज मैं नाम दे दूं I। जब हमने स्विच के को क्लोज किया तब नल पॉइंट मिला C2, गैल्वेनोमीटर में से करंट पास हो रहा है 0, मतलब यहाँ से ना कोई करंट एंटर हो रहा है ना तो यहाँ से कोई करंट बाहर निकल रहा है। बट ये बैटरी को अंदर वहीं पे क्लोज लूप मिल गया तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो मतलब क्या कि इस बार जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C2 मिलेगा वो बैटरी का EMF नहीं होगा, क्योंकि अंदर से करंट पास हो रहा है, तो बैटरी का बन जाएगा टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज V = 5 × L2 इक्वेशन 2। अब कर दो इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2। ठीक है ना, एग्जाम में थोड़ा अच्छे से लिखना है। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, तो EMF E डिवाइड बाय वोल्टेज V इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा L1 बाय L2। ठीक है, अब EMF E हम क्या लिख सकते हैं, समझो EMF E क्या लिख सकते हैं, तो वो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किरचॉफ रूल लगा दो तो EMF E = I × मैं लिख सकता हूँ R + स्मॉल r। ये दोनों रेजिस्टेंस आ जाएंगे, यहीं पे करंट घूम रहा है इसलिए दोनों रेजिस्टेंस आ जाएंगे सीरीज में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा R + स्मॉल r। तो EMF E = I × इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब R + स्मॉल r। क्लियर? ओके, और V क्या बनेगा, V है वो टर्मिनल वोल्टेज है, तो टर्मिनल वोल्टेज के दो फॉर्मूला में लिख सकता हूं, E - IR या तो I × कैपिटल R। समझो कैसे, टर्मिनल वोल्टेज मतलब क्या, तो बैटरी के जो टर्मिनल से, सपोज ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे जुड़ा हुआ है, नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। तो उसकी जगह पे मैं E - IR लिख सकता हूँ, या तो इसके पैरेलल में यहाँ पे रेजिस्टर है, मतलब ये जो दो पॉइंट है वो ये कैपिटल R के लिए भी एंडिंग पॉइंट्स है, तो यहाँ का जो वोल्टेज होगा वो I × कैपिटल R होगा। ठीक है, या तो ऐसे भी आप समझ सकते हो कि ये IR - I स्मॉल r, उसमें I स्मॉल r में इधर लेके गया तो E - I स्मॉल r = I कैपिटल R बचेगा, वो यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो ये जो EMF है उसकी जगह पे मुझे लिखना है I × कैपिटल R + स्मॉल r, और यहाँ पे मुझे लिखना है I × कैपिटल R = L1 डिवाइड बाय L2। अब ये जो I है वो कैंसल आउट हो गया। अब ये जो कैपिटल R बचा उसको दोनों के नीचे रख दो, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो 1 + स्मॉल r डिवाइड बाय कैपिटल R = L1 डिवाइड बाय L2 मिलेगा। स्मॉल r डिवाइड बाय कैपिटल R अलग ले लो तो L1 डिवाइड बाय L2 - 1 होगा, और स्मॉल r = आपको मिलेगा R × L1 डिवाइड बाय L2 - 1। L1 ऑलवेज आपको ज़्यादा मिलेगा क्योंकि EMF है वो ऑलवेज ग्रेटर देन टर्मिनल वोल्टेज होगा। ठीक है,
चलो, तो ये हो गया ये सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, ये भी आप स्क्रीनशॉट लेके रखो, फिर मैं आगे एक और चीज़ बताता हूँ। ओके, तो फॉर न्यूमेरिकल्स ओनली हाउ टू फाइंड फाई मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब आप बोलोगे कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का तो हमारे पास बहुत अच्छा फॉर्मूला है, उसमें वैल्यू रख देंगे ई रो डिवाइड बाई आर प्लस स्मॉल आर प्लस रो इंटू एल। नो डाउट ये हमारे पास फॉर्मूला है, बट आपको कभी कभी क्या होगा कि ये सब वैल्यूज़ दी जाएगी, साथ में इसका रेजिस्टेंस डायरेक्ट दे देंगे वो लोग, ठीक है ना, इसका रेजिस्टेंस है वो आपको डायरेक्ट दिया जाएगा। तो फिर आपको ये फाई कैसे फाइंड करना है समझो। फर्स्ट स्टेप आपका रहेगा करंट फाइंड कर लो। ओके, तो फर्स्ट स्टेप आपका रहेगा फाइंड इलेक्ट्रिक करंट। क्या करोगे, ये ईएमएफ डिवाइड बाई आर प्लस स्मॉल आर प्लस ये रेजिस्टेंस डायरेक्ट दिया हुआ होगा, ठीक है ना, आपको रेजिस्टेंस डायरेक्ट ही दिया हुआ होगा। फिर वोल्टेज अक्रॉस ए बी इक्वल टू आई इंटू आर ए बी, ये पूरा ही वोल्टेज फाइंड कर लो क्योंकि आपको टोटल वोल्टेज दिया होगा। समझो, ये जो ए से लेके बी तक का रेजिस्टेंस है, वोल्टेज नहीं बट ये टोटल रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ होगा, ठीक है। और उसके बाद थर्ड स्टेप है वो फाई इक्वल टू वी ए बी डिवाइड बाई लेंथ ए बी, ठीक है। ये 3 स्टेप में करना है। कोई भी पोटेंशियोमीटर का न्यूमेरिकल जिसमें फाई कैंसल आउट नहीं हो रहा है, सपोज आपको 2 ईएमएफ को कंपेयर करना है, फाई कैंसल आउट हो रहा था, इसलिए E1 बाई E2 इक्वल टू L1 बाई L2 मिल रहा था। फिर आपको इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो E बाई V इक्वल टू L1 बाई L2 मिलता था, क्योंकि दोनों इक्वेशन में जो फाई था वो कॉमन था, कैंसल आउट हो रहा था। बट अगर आपको बोला जाए सिर्फ एक ही बैटरी का ईएमएफ है और वो मेजर करो, तो आपको फाई की ज़रूरत पड़ेगी, और फाई की ज़रूरत पड़ेगी तो आप ये डेटा नहीं रखोगे। आप क्या करोगे, पहले इलेक्ट्रिक करंट फाइंड कर लोगे, क्योंकि प्राइमरी सर्किट आपको अच्छे से दी हुई होगी, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको पता होगी, लेट्स से 0.5 ओम, इसकी है 10 ओम, और ये रेजिस्टिव वायर है, उसकी पूरा जो वायर है उसका रेजिस्टेंस है सपोज 500 ओम, तो सब कुछ दिया हुआ है। ये बैटरी का ईएमएफ 10 वोल्ट दिया हुआ है सपोज। सबसे पहले फाइंड कर लो करंट आई, कैसे, ई डिवाइड बाई आर प्लस स्मॉल आर प्लस आर ए बी, और उसके बाद वी ए बी फाइंड कर लो, आई इंटू आर ए बी। तो टोटल यहाँ का पूरे लेंथ के लिए आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में जो टोटल वोल्टेज है वो मिल गया, और डिवाइड बाई ये टोटल लेंथ कर दो, क्योंकि आपको टोटल लेंथ दी हुई होगी, तो आपको मिल जाएगा 5। और फिर यहाँ से आप आगे बढ़ोगे, सपोज आपको सेकेंडरी सर्किट में ईएमएफ फाइंड करना है, तो ईएमएफ इक्वल टू 5 इंटू जो नल पॉइंट है वो रख दो, तो ईएमएफ मिल जाएगा। कभी कभी हो सकता है कि यहाँ पे 2-3 बैटरी का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, तो आपको पता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ई इक्विवेलेंट फाइंड कर दो, ई इक्विवेलेंट इक्वल टू 5 इंटू एल होगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक रखते हैं आज। पोटेंशियोमीटर है, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा, तो व्हाट इज द नीड ऑफ पोटेंशियोमीटर, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, उसके बाद कंपैरिजन ऑफ सेल्स, उसके बाद हाउ टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर, ठीक है। यहाँ पे ये चैप्टर की सभी थियरीज है वो फिनिश हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो एनी टाइम आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।